पहली बार बेटी आई मायके में। माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे दीदी की शादी को भी सिर्फ 1 महीना हुआ है और आप हैं कितनी परेशान होने लग गई। अरे जब लड़की अपने ससुराल जाती है तो सालों साल बाद आती है, लेकिन तुम तो दीदी से उम्मीद कर रही हो कि वो शादी के दूसरे ही दिन घर आ जाए। बेटा, तू नहीं जानती कि शादी के बाद कितने रिस्क होते हैं। अरे मेरी बेटी एक नए और अनजान परिवार में गई है। वैसे भी शादी के दूसरे दिन पग फेरे की रस्म होती है और बेटियां अपने मायके में आती हैं, लेकिन शादी को 1 महीना हो चुका है पर मेरी बेटी का ना तो कॉल आया है ना ही वो खुद आई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कभी कभी तो दिल करता है कि पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज कर दूं। माँ जी, इतनी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे हो सकता है कविता कहीं और बिजी हो, उसे किसी काम से अपने ससुराल वालों के साथ कहीं जाना पड़ गया हो। अरे आप तो हद ही करती हैं। दरअसल सुनीता ने कविता की शादी एक बहुत ही रिचेस्ट पर्सन से कराई थी, लेकिन शादी के अगले दिन से ही कविता का कोई अता पता नहीं था। कविता ने शादी के बाद ना तो अपने परिवार वालों से कोई कांटेक्ट रखा, ना ही वो कभी मिलने आई, जिससे सुनीता अपनी बेटी के लिए काफी परेशान रहने लगी। ऐसे ही अब देर रात जब सभी घर आते हैं तो सुनीता अपने बेटे और पति से कहती है, रोहित बेटा, कविता की शादी को 1 महीना हो चुका है लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, कुछ तो पता कर। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी विनोद के नंबर पर एक अननोन कॉल आता है। हेलो, कौन? पापा, मैं बात कर रही हूँ, कविता। माफ करना, इतने दिनों से मैं गायब थी। वैसे आपको बता दूं कि मैं कल ही आप लोगों से मिलने आ रही हूँ। इवन मिलने नहीं, कुछ दिन रहने आ रही हूँ। अरे बेटा, तेरी माँ तेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी। एक बार तू अपनी माँ से बात कर ले, उसके कलेजे को शांति मिल जाएगी। नहीं पिताजी, मैं अभी माँ से कोई बात नहीं करूंगी। अब जब मैं कल घर आऊंगी तभी सबसे बातचीत होगी। इतना बोलकर कविता कॉल कट कर देती है। तो वहीं विनोद सभी को बताता है कि उसके फोन पर कविता का कॉल आया था, लेकिन कल वो वापस आ रही है, जिसे सुनकर सुनीता को काफी सुकून मिलता है और वो खुश हो जाती है। सुनीता की खुशी देखकर विनोद भी काफी खुश होता है और वो कुछ नहीं कहता। अगली सुबह सुनीता अपनी बेटी और बहू से कहती है, शोभा, नेहा, तुम दोनों आज कविता की पसंद का ही खाना बनाना। उसे शाही पनीर और पनीर राइस बहुत पसंद है। अरे माँ, क्या हो गया आपको? दीदी आ रही है, कोई VIP नहीं जो आप इतनी खुश हो रही हो। तू चुप कर। कल को जब तेरी शादी होगी ना तो तेरा भी मायके में ऐसे ही आदर सत्कार होगा, इसलिए जितना कहे उतना कर। इतना बोलकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। तो वहीं भाभी और ननद दोनों ही आपस में बात करते हुए कहती हैं, माँ जी तो ऐसे कर रही है जैसे कविता नहीं भगवान आ रही है। सही कह रहे हो भाभी आप। जब से कविता दीदी इस घर से गई है तब से तो माँ की जुबान पर सिर्फ कविता रहता है, ये नहीं कि अपने बाकी बच्चों पर भी ध्यान दे। जहाँ दोनों ननद भाभी आपस में बातें कर रही थी तो वहीं सुनीता अपने पति और बेटे को भी काम पर जाने से मना कर देती है और कविता की मनपसंद मिठाई लाने को कहती है। देखते ही देखते सुबह के 8 से 11 बज जाते हैं, लेकिन कविता अब तक नहीं आई। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। नेहा, शोभा, जाओ जल्दी से आरती की थाली ले आओ, मेरी बेटी आ गई है। पहले तो मैं उसकी आरती उतारूंगी, उसके बाद उसे घर में आने दूंगी। ना जाने बाहर से कितनी बुरी नजर साथ लाई हो। हाँ माँ, अभी लेकर आई। तो वहीं जैसे ही सुनीता दरवाजा खोलती है तो वो अपने सामने अपनी बेटी कविता को देखते हैं, लेकिन कविता की हालत काफी खराब थी। अपनी माँ को देखते ही कविता की आंखों से आंसू गिरते हैं और साथ ही वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। कविता की यह हालत देख सुनीता काफी घबरा जाती है। विनोद, शोभा, रोहित, नेहा, कहाँ हो तुम सब? जल्दी आओ, देखो कविता को क्या हो गया है। सुनीता की आवाज सुनकर अब सभी लोग बाहर दरवाजे पर आते हैं, जहाँ कविता को यूं इस तरह गिरे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। अब जल्दी से रोहित कविता को अंदर सोफे पर लिटाता है और डॉक्टर को बुलाता है। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आते हैं और कविता का चेकअप करके कहते हैं, देखिए, आपकी बेटी को जहर दिया गया है। अगर अभी के अभी इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया तो कविता का बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब सभी लोग कविता को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में कविता को एडमिट कर लिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद कविता को होश आता है और, माँ, पिताजी वो लोग बहुत गंदे हैं। पहले उन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया तो उन्होंने मुझे आप लोगों से 10 लाख रुपए लेने को कहा, पर जब मैंने वो पैसे लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने मुझे जहर देकर आप लोगों के पास भेज दिया। माँ, मुझे मरना नहीं है बल्कि उन्हें सबक सिखाना है। कविता आगे कुछ बोल पाती इतने में वो एक लंबी सांस लेती है और वहीं अपना दम तोड़ देती है। अपनी बेटी को अपनी ही आंखों के सामने मरता देख सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी बेटी की लाश को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने तुम सबको कहा था कि मेरी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है,
लेकिन तुम में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अरे मेरी कविता की मौत के जिम्मेदार उसके ससुराल वाले नहीं बल्कि आप लोग हैं। इस तरह सुनीता अपनी बेटी को खोने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो अपनी दिमागी हालत खो बैठती है। उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। थोड़ी देर बाद अब घर के सभी लोग कविता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन एक बेटी की शादी करने के बाद उस पर ध्यान न देना, शायद यही कविता के घर वालों की सबसे बड़ी गलती थी, जिस कारण उन्होंने अपनी बेटी को खो